पुनः आप सभी का कुशिनारा केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत। और हम आज सब पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसके पहले हमने आपको बताया थॉमसन एटॉमिक मॉडल और उसके ड्रॉबैक्स के बारे में, उसको क्यों रिजेक्ट किया गया, उसकी क्या शॉर्टकमिंग रही। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स, रदरफोर्ड जो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और जिनके लगभग 11 शिष्यों को 1911 में ये रिप्रेजेंट किया गया और इनके 11 शिष्यों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर कुछ लोग कहते हैं कि इनको भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था, रदरफोर्ड को भी। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के द्वारा जो एटम का कॉन्सेप्ट हुआ, जो कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट किया गया था वो बड़े यूनिक कॉन्सेप्ट था। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट होने के पहले अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन हुआ। इनके जो दो शिष्य थे गीगर और मार्सडेन की सहायता से रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट निकाला। एक्चुअली ये दोनों प्रयोग उनके शिष्यों ने ही किया था। रदरफोर्ड ने उसका कंक्लूजन निकाला और उसको एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार जो हमारी किरणें हैं, जो यूरेनियम धातु, जो अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स किस प्रकार जब सोने की धात की पतली पन्नी पे पड़ते हैं तो वो किस प्रकार स्कैटर्ड होते हैं, उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया। इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो अल्फा पार्टिकल होते हैं, अल्फा पार्टिकल ये धात की पतली पन्नी पे ऐसे जब पड़ते हैं, ये धात की पतली पन्नी, सोने की पन्नी लिया और लगभग थिकनेस इसकी 100 nm होती है, नैनोमीटर होती है, और इस पे इन्होंने अल्फा पार्टिकल डाला तो देखा, इसका अध्ययन किया कि कुछ किरणें ऐसे जा रही थी, मैक्सिमम लगभग 99% किरणें, मोर देन 90%, अप्रॉक्स 99% किरणें ऐसी जा रही थी, ऐसे जा रही थी और सीधे निकल जा रही थी। ये सीधे निकल जा रही थी, जो किरणें जा रही थी, ये अल्फा किरणें ऐसे सीधे निकल जा रही थी। इस तरीके से ये किरणें जा रही थी और सीधे निकल जा रही थी। ये ऐसे भी हम कर सकते हैं, कुछ किरणें जो थी वो सीधे निकल जा रही थी, उसको ऐसे दिखा देंगे। और साथ ही साथ इसने देखा कि कुछ किरणें जा रही थी, ऐसे जब जाती थी कुछ किरणें तो यहां पे जाने के बाद ये किरणें डिफ्लेक्ट हो जाती थी, इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाती थी। इसने डिफ्लेक्शन के बारे में बताया कि कुछ किरणें डिफ्लेक्ट हो जाती थी। देखा कि कुछ ऐसी किरणें जा रही हैं और जाने के बाद इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाती है, ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। साथ ही साथ इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जा रही थी और जाने के बाद जब सोने की पतली पन्नी पे फॉयल पे पड़ रही थी, गोल्ड फॉयल पे, तो जाके टकरा के वापस आनी थी, ऐसे टकरा के वापस आनी थी। एक्चुअली ये जाके ऐसे जा रही थी या पुनः टकराई थी, उसमें देखेंगे 180 अंश पे ही वापस आ जा रही थी। तो इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले। जो कंक्लूजन निकाले, उन्होंने देखा कि 3 तरह के इसमें प्रक्रियाएं चेंजिंग हो रही हैं और 3 निष्कर्ष निकाले। इन्होंने ये देखा कि जो अल्फा किरणें सीधी जा रही थी और सोने की पतली पन्नी से सीधे चली जा रही थी, लगभग 90% किरणें, तो इन्होंने कहा कि जो परमाणु है उसका अधिकांश हिस्सा खाली है, इसीलिए किरणें सीधी चली जा रही हैं। क्योंकि वो सीधी जा रही हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है, इसका मतलब वहां का हिस्सा खाली है। पहला कंक्लूजन निकाला कि परमाणु का अधिकतम हिस्सा खाली है। ये इन्होंने बताया कि हमारा जो एटम का स्पेस है वो वैकेंट स्पेस है। फिर देखा कि कुछ किरणें जा रही थी और टकरा करके थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जा रही थी, तो इन्होंने अंदेशा लगाया, इन्होंने प्रिडिक्ट किया कि ऐसा हो सकता है कि वहां परमाणु का कुछ भाग धनावेशित है, जिसके चलते किरणें वहां से विक्षेपित हो जा रही है। जैसे ये किरणें जा रही है और यहाँ जाने के बाद विक्षेपित हो जा रही थी, इस तरीके से कुछ किरणें यहाँ पे विक्षेपित हो रही थी, तो यहाँ पे कुछ कोई ना कोई भाग है, तो इस तरीके से अंदेशा देता है कि यहाँ कुछ ना कुछ धनावेशित भाग हो सकता है। तो इन्होंने कुछ धनावेशित भाग के संदर्भ में बताया कुछ किरणों के लिए। फिर इन्होंने देखा कि कुछ किरणें जा रही हैं और एकदम मध्य वाले भाग में टकरा के वापस आ जा रही हैं, तो इस तरीके से रदरफोर्ड और उनके शिष्यों ने बताया कि मध्य वाले भाग में कोई सघन डेंस पार्ट है, सघन है, दृढ़ है, मजबूत है, वहां से इसलिए किरणें जा रही हैं और टकरा के वापस आ रही हैं। और इस प्रकार रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि वो जो भाग है जहां से किरणें टकरा के वापस आ रही हैं वो परमाणु का सबसे मध्य वाला भाग है, सबसे सघन भाग है, सबसे दृढ़ भाग है, और वही भाग नाभिक है, वही परमाणु का नाभिक है, वही परमाणु का न्यूक्लियस है। इस तरह न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया कि न्यूक्लियस हो सकता है। तो यहाँ पे जब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को रिप्रेजेंट किया
करने की प्लानिंग हुई थी, उसके पहले रदरफोर्ड ने अपने शिष्यों कीगर और मार्स्टन की सहायता से अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए थे, और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही वो अपने एटॉमिक मॉडल को रिप्रेजेंट कर पाए। जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है उसके जो पोस्टुलेट्स हैं उसको हम ध्यान देंगे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो पोस्टुलेट्स था उसके प्रमुख बिंदु में सबसे पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में यह बताया गया कि परमाणु सूक्ष्म होगा और गोलाकार होगा। परमाणु सूक्ष्म और गोलाकार होगा और परमाणु के दो भाग होंगे। एटम के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट इसका जो होता है वो धनात्मक होता है जिसको नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस। एक इसका पार्ट न्यूक्लियस होगा जो धनात्मक होगा, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। तो एटम का एक जो मध्य वाला भाग न्यूक्लियस कहलाएगा, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कंबाइंडली न्यूक्लियन कहते हैं। इसको संयुक्त रूप से न्यूक्लियन भी कहा जाता है। और दूसरा, एटम के चारों तरफ जो कक्षाएं होंगी, वृत्तीय कक्षाएं होंगी, चारों तरफ जो ऑर्बिट होगा या वृत्तीय कक्षाएं होंगी जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ये बातें बताई गई कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए न्यूक्लियस के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाएं होंगी, उसी में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो जो प्रथम हमारा बिंदु है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का कि जो परमाणु होगा सूक्ष्म होगा, गतिशील होगा, सूक्ष्म होगा, और इलेक्ट्रॉन गतिशील होगा, परमाणु गोलाकार होगा, उसके चारों तरफ जो कक्षाएं होंगी वो वृत्तीय होंगी, और उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता है, मूव करता है, जबकि न्यूक्लियस जो होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहती है। तो ये दो जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में घूमता है। ये सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में डेवलप किया गया था। दूसरी बात हमने बताई कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है इसको कंबाइंडली न्यूक्लियन कहा जाता है। न्यूक्लियन कहा जाता है। ये भी पोस्टुलेट्स इससे ज्ञात हुए। इसी तरीके से सबसे जो मुख्य बिंदु था वो था कि जो परमाणु है उसकी रेडियस और न्यूक्लियस की रेडियस। तो परमाणु की जो रेडियस होती है 10⁻⁻10 मीटर, और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो रेडियस है 10⁻⁻15 मीटर होती है। 10⁻⁻15 मीटर ये न्यूक्लियस की रेडियस होती है, और जो एटम होता है उसकी रेडियस 10⁻⁻10 मीटर होती है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक फर्मी 10⁻⁻15 मीटर ये एक फर्मी के बराबर होता है। और इस तरीके से जो हमारा पहला पोस्टुलेट्स है जिसमें न्यूक्लियन के बारे में भी और न्यूक्लियस के बारे में जानकारी हो गई, तो हम कुछ इस तरह से समझ रहे हैं कि ये बीच में न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और चारों तरफ कक्षाएं, वृत्तीय कक्षाएं, इस तरह की कक्षाएं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। इस तरह का एक हमारा स्ट्रक्चर मिलता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के रूप में। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं परमाणु के केंद्र में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है। इस आधार पर हम एक बिंदु का विकास और बता सकते हैं कि किसी भी परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश उसके नाभिक में स्टोर रहता है। कोई भी परमाणु हो उसका समस्त धनावेश और उसके द्रव्यमान सभी नाभिक में रहते हैं। आपने देखा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में है, तो परमाणु का समस्त धनावेश और उसका जो द्रव्यमान है वो नाभिक में स्टोर रहता है। एक पोस्टुलेट्स मिला, समस्त द्रव्यमान एवं धनावेश ये न्यूक्लियस में रहता है। ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया कि किसी परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश न्यूक्लियस में रहता है। साथ ही साथ हम देखें तो और भी कुछ पोस्टुलेट्स बने। इन पोस्टुलेट्स में जो हम ध्यान दें कि जो परमाणु होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटता है, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण अपनी तरफ खींच सकता है। तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में ड्रॉप हो जाना चाहिए, लेकिन एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करती है। इलेक्ट्रॉन को जैसे ही प्रोटॉन अपनी ओर खींचता है तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स केंद्र से परिधि की ओर लगती है। जैसे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन अपनी ओर खींच रहा है, तो दूसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करती है जो केंद्र से परिधि की ओर लगती है, तो जिससे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता। ये भी एक महत्वपूर्ण पोस्टुलेट्स है, और ये भी हम कह सकते हैं कि
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा न्यूक्लियस से परिधि की ओर काम करती है, जिससे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ड्रॉप नहीं हो पाता। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली नेचर का होता है, तो प्रोटॉन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहता है, लेकिन केंद्र की तरफ से परिधि की तरफ एंटी डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के एंटी डायरेक्शन काम करती है, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं ड्रॉप करता। तो ये पोस्टुलेट्स ज्ञात हुए। अगर इसके अलावा भी हम देखें तो जो एटम्स होते हैं वो हमेशा अस्थायी होते हैं या उदासीन होते हैं। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ज्ञात किए गए, ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में रिप्रेजेंट किया।